हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए रहने वाला है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? तो मॉन्टेसरी विधि जो होता है वो भाषा शिक्षण का ही एक पद्धति है। किंडरगार्टन भी भाषा शिक्षण का पद्धति है। ड्रेकाली विधि जो होता है, ड्रेकाली विधि ये भी एक भाषा शिक्षण का ही पद्धति है, जो कि बच्चों को आवासीय जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट होते हैं उनको आवासीय इन्वायरमेंट प्रदान करता है, आवासीय वातावरण प्रदान करता है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये एक भाषा शिक्षण का पद्धति नहीं, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की प्रक्रिया है, जबकि भाषा हम एक्वायर करके सीख रहे होते हैं। तो इसलिए चौथा आंसर सही नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी जाए, यह किसका मानना था? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ये महात्मा गांधी का मानना था। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, निम्नलिखित में से क्या व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली। तो कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अभिनय कर रहे हो तो उसमें आपको वहां पे आप व्याकरण नहीं सीख रहे हो। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। उद्देश्य कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो हमें शब्द का अर्थ पता चल जाता है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पुस्तक से हमारी आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 12 इंच के आसपास होनी चाहिए। इससे ज्यादा नजदीक जाएंगे तो हमें शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस उद्देश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो क्या स्लाइड प्रक्षेपक में, या ओवरहेडेड प्रोजेक्टर में, या अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर में, या फिल्म स्ट्रिप में? तो इसका ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वो दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। ठीक है, पारदर्शी मतलब आप इस पार से उस पार देख सकते हो, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ये होता है। मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? यह एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन तभी कर पाओगे जब आप बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग क्या है? सुखद और दुखद, सुखद या दुखद, या ये दोनों, या उदासीन? तो ये दोनों ही है। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग है, सुखद और दुखद दोनों ही है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? शिक्षक से होता है। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने की का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। सोचो, एक बच्चा लिखते टाइम कुंजी या गाइड से लिखता है, रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या उसमें सोच नहीं सकता ना? वो उचित प्रयोग कर सकता है सोचने की? या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है? सबसे कमजोर कारण क्या है? क्योंकि क्या है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, इसीलिए वो नहीं लिख सकता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
बच्चों में कहानियों के इसको शब्दशः दोहराने की क्षमता उच्च प्राथमिक शिक्षक है। यहाँ देखना ये प्राइमरी के लेवल का नहीं है, उच्च है। तो बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता विकसित करते हैं क्या हम वहाँ पे नहीं कर रहे होते। बच्चों के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना या बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना। तो उच्च के लिए क्या होता है, यही लास्ट वाला होता है डी। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना, विकास करना क्षमता का। भाषा सीखने में सबसे बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा में आकलन जो है सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। क्यों? देखो, जब आप कोई भी भाषा सीख रहे होते हो तो वहां पे आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम कर रहे होते हो, क्योंकि कई बार जैसे अभी इस एज में भी अगर आप अपनी मातृभाषा को छोड़ के अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को छोड़ के कुछ और लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो वहां आप गलतियां बच्चों की तरह ही करोगे। जो 1-2 साल का बच्चा भाषा सीखने में गलती करता है वही आप करोगे। और अगर आपके अंदर वो वाली क्वालिटी आ गई कि आप 2 साल के बच्चे की तरह सोच के सीख रहे हो कि जैसे वो किसी के सामने कुछ भी बोल के ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने सीख रहा होता है, इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है, अगर वैसे सीखोगे तो तुरंत भाषा सीख पाओगे, अदरवाइज एक्वायर कर पाओगे। लर्निंग से भाषा नहीं आती, भाषा एक्विजिशन से आती है। भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। किसका होना आवश्यक नहीं? रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, तो सीधे सीधे दिख रहा है। गद्य शिक्षण में कठिनाई निवारण किया जाता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सही। तो गद्य शिक्षण में हम सभी को दिखाते हैं, चित्र भी दिखाते हैं, प्रत्यक्ष भी दिखाते हैं और मॉडल भी दिखाते हैं, तो उपयुक्त सही है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक स्तर पे कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा? जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो यहाँ पे कौन सी स्तर में आप जा रहे हो? स्तर क्या है वहां पे? स्तर जो है आपका प्राथमिक है, यानी प्राइमरी है। तो प्राइमरी में क्या बच्चे अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों से संबंधित कविताओं को पढ़ेंगे क्या? वो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल से क्या लेना देना है? भाषा की सरलता को समझेंगे, सृजन जिसमें क्रिएटिविटी हो, सृजनशीलता हो, उसको समझेंगे, जिसमें हास्य हो, वीर रस हो, देशभक्ति हो, उन सब चीजों को समझेंगे बच्चे। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, पहले बच्चा बोलना शुरू कर देता है, नहीं तो बोलना जिस जिस में है वो तो कट कर दो। फिर क्या है? श्रवण करना, पहले हाँ बच्चा सुनता है, श्रवण करने के बाद वो पढ़ता नहीं है, वो बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 8वीं कक्षा के बच्चों में के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, या साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, या लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, या किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन के लिए आप किसे किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे सही महत्वपूर्ण नहीं, सबसे कम। तो देखो, जब किसी नाटक के रूप में रूपांतरित कर रहा है तब भी 8वीं कक्षा का जो बच्चा है भाषा सीख रहा होता है। जब लिखित परीक्षाओं का आयोजन करता है तब भी वो अपनी लिखित भाषा सीख रहा होता है, और किसी विषय पे अपनी विचार प्रकट कर रहा है तब भी सीख। लेकिन साहित्यिक समारोह का आयोजन 8वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये मास्टर डिग्री तक लेवल के बच्चों पे आ जाता है। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? रूपा नाम की एक लड़की है जो अपनी बातों को बहुत बड़े समूह में कहते समय अटक जाती है। जैसे ये हम सब ने फील किया होगा कि अगर हम अपनी बातें 2-4 लोगों में तो बहुत अच्छे से कह लेते, लेकिन जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल हो, जहाँ बहुत सारे लोग हों, वहां पे अपनी बातों को रखने में हम हिचकिचा जाते हैं। तो उसमें यहाँ पे रूपा की मतलब एक स्टूडेंट की बात होती है, तो एज अ शिक्षक हमें उसकी कैसे मदद करनी चाहिए? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे।
तो सबसे पहले हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, चाहे किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, चाहे हम जो भी आप सीटेट कर रहे हो, आप टीचिंग में जाओगे तो टीचिंग में लाइन में भी आप फर्स्ट एड दे जाओगे, तो आपको अपने आप में एक फियर होगा, आपके अंदर एक फियर होगा कि क्या पता मैं क्या समझाऊंगा या क्या समझाऊंगी, क्या बोलूंगी, क्या पढ़ाऊंगी आपको, जबकि कंटेंट नॉलेज है लेकिन फिर भी आप आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वहां पे आप थोड़े से हिचकिचाहट में रहोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। जब वो बात करना सीख जाएगी तो बड़े समूह में बोलने लग जाएगी। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों के प्रकार गिनाकर नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करनी है। वर्तनी के बारे में कुछ बताकर त्रुटियों की उपेक्षा करके नहीं। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधियों का निवारण करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। जब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की, तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बात किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की। तो जब बड़े बच्चे हैं, तो वहां पे भाषा की बच्चों की भाषिक जो पृष्ठभूमि है उस पे हम उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वर्णों के समूह को जिसे कई कोई निश्चित अर्थ निकला हो, वर्णों के समूह को जिससे कई निश्चित अर्थ निकला हो, उसे क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को जिससे कई निश्चित अर्थ निकला हो, शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या व्यक्त कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है, क, ख, ग, ये वर्ण होता है। तो जैसे मान लो क, ल और म है, तो ये वर्णों का समूह हो गया। और इससे एक निश्चित अर्थ क्या निकला, कलम निकला ना, तो कलम क्या हो गया, एक शब्द हो गया। तो इसका क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आई होप कि अब ये हिंदी का जो 25 क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऐसी पेपर सीरीज में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़े। सीटेट इस बार आप लोगों का दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू।